हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। तो आज अपना लेक्चर है इंग्लिश मीडियम वालों का। ये पहला लेक्चर रहेगा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। 12th क्लास अपन स्टार्ट कर रहे हैं। एक लेक्चर आ चुका है लेकिन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का ही वन शॉट वीडियो आ चुका है, लेकिन वो हिंदी मीडियम वालों के लिए है। वो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म नहीं है, वो जीवों में जनन। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए था, ये इंग्लिश मीडियम के लिए। तो दोनों चीज़ें अपन लेके चलेंगे, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। ठीक है, तो इसमें आप सारे इंग्लिश मीडियम वाले हो। मेरा नाम प्रदीप है और आज अपन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का ये वन शॉट वीडियो होगा। थोड़ी देर में अपन इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। इस चैप्टर में देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अपन 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, मतलब आप पढ़ चुके हो, अभी अपन नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो वो जो चीज़ें हैं देखो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, प्लांट किंगडम के अंदर, सेल डिवीजन के अंदर, तो वो जो चीज़ें, जो कॉन्सेप्ट इसके अंदर है, थोड़े बहुत, ऐसा नहीं पूरा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा टच किए हैं छोटी छोटी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें अपन वहीं पढ़ेंगे। क्योंकि वो सारी चीज़ें अगर अपन यहाँ लेके बैठ गए तो ये जो इसमें टाइम लग जाएगा इस चैप्टर के अंदर, और वो चीज़ें वहाँ तो पढ़नी जरूरी पड़ेंगी अपन को ना। ये जो वो चीज़ें यहाँ पर भी पढ़ लेंगे और फिर वहाँ भी पढ़नी पड़ेगी, तो दोनों जगह टाइम लगेगा, इसलिए वहाँ पर उनको अच्छे से पढ़ लेंगे। कुछ चीज़ें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की भी यहाँ पर टच की गई हैं, तो उसको अपन अच्छे से उसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। बाकी अपन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पूरा देखेंगे। एनसीईआरटी की आपकी एक एक लाइन कवर हो जाएगी। इस लेक्चर के बाद में आप एनसीईआरटी की एक एक लाइन को जरूर से पढ़ना, और आपको कहीं भी ये फील नहीं होगा कि यार ये तो नई लाइन आ गई, ये तो अपने लेक्चर में पढ़ी ही नहीं। सारी एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ है ये। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की। तो पहला पॉइंट जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में आता है वो आता है लाइफ स्पान। लाइफ स्पान होती क्या है? ठीक है, आप वन शॉट वीडियो देख रहे हो और अभी नीट की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, 12th क्लास के अंदर भी हो अगर आप हो, ठीक है, सीबीएसई वाले, अगर 12th क्लास के अंदर भी आप हो तो लाइफ स्पान का आपको पता है। लाइफ मतलब क्या है? लाइफ सब बोलते हैं ना, नॉर्मल भाषा में, आपकी बोलचाल की भाषा में बोलते हो आप, लाइफ, मेरी तो लाइफ ऐसे चल रही है, ये वो। ठीक है, तो लाइफ क्या है? आपका जीवन। ठीक है, स्पान क्या है? स्पान क्या है? मतलब कोई भी जीवन, आपका जो लाइफ है, कितनी पीरियड, टाइम पीरियड को क्या बोलेंगे? स्पान बोल दिया। ठीक है, मतलब हिंदी में इसको अवधि बोलते हैं। ठीक है, तो वो टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं? स्पान। तो लाइफ स्पान, लाइफ स्पान का मतलब क्या है? वो सिंपल सी भाषा में लिखा हुआ है, पीरियड बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ। ठीक है, बर्थ और नेचुरल डेथ के बीच में का जो समय ये होता है, उसी को लाइफ स्पान कहा गया है। मतलब आपके जीवन का कितना समय है। ठीक है, आपके जीवन का कितना समय है, वही लाइफ स्पान है। तो बर्थ से जब आपका जन्म हुआ, ठीक है, आपका नहीं, जब जन्म होता है किसी का भी, और उसके बाद में उसकी जब नेचुरल डेथ होती है, तब तक का जो समय है ना, उसके बीच का जो पीरियड है, उसको लाइफ स्पान कहा गया है। देखो, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई भी दिक्कत होती है, तो उसको अपन लाइफ स्पान नहीं बोल सकते। ठीक है ना, लाइफ स्पान नेचुरल डेथ और बर्थ के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, उसी को नेचुरल लाइफ स्पान बोला जाएगा। ठीक है, उसके बाद में फेजेज आते हैं कुछ, अपनी जो जिंदगी है उसमें कुछ फेजेज आते हैं। जो पहला फेज दे रखा है, एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, वो पहला फेज है जुवेनाइल फेज। कौन सा है? जुवेनाइल फेज। थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया जाए। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो जो पहला फेज है वो कौन सा है? जुवेनाइल फेज। ठीक है, जुवेनाइल फेज, ये कौन सा फेज, क्या फेज है इसमें? जुवेनाइल फेज क्या होता है इसमें? इसमें होता क्या है? इसमें ग्रोथ होती है भैया। पहली बात तो क्या होती है? ग्रोथ होती है। और क्या होता है? प्लस इसमें रेडी टू रिप्रोड्यूस, जो ऑर्गेनिज्म होता है ना, वो रेडी हो जाता है किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए। रेडी टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, रेडी टू रिप्रोड्यूस। ये दो चीजें अपन को कहां देखने के लिए मिलती है? जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल फेज के अंदर। और जुवेनाइल फेज जो है ना, एनिमल्स के अंदर इस फेज को बोला गया है जुवेनाइल फेज, और प्लांट्स के अंदर इसी फेज को क्या नाम दिया गया है? वेजिटेटिव फेज। याद रहेगा, वापस बता देता हूं। पहला फेज कौन सा आएगा? जुवेनाइल फेज। ठीक है, जुवेनाइल फेज वो फेज है जिसमें ग्रोथ होती है और जो ऑर्गेनिज्म है वो रेडी टू रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन के लिए वो तैयार हो जाता है। सही, आगे बात समझ में? उसके बाद में एनिमल अगर है ना, तो इसी फेज का नाम दिया गया है जुवेनाइल फेज, और अगर प्लांट की बात करेंगे तो इसी फेज को अपन क्या बोल देंगे? वेजिटेटिव फेज। क्लियर है बात? फिर जो सेकंड जो फेज आता है वो आता है मैच्योरेशन या फिर रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? मतलब मैच्योर हो जाता है जो ऑर्गेनिज्म है, वो बिल्कुल मैच्योर हो जाता है। और इसके अंदर रिप्रोडक्टिव फेज इसलिए बोलते हैं इसको, मैच्योरेशन या फिर रिप्रोडक्टिव फेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहां पर जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है? एक्टिवली रिप्रोड्यूस करता है। क्या करता है? एक्टिवली
रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, जो जुवेनाइल फेज और जो वेजिटेटिव फेज है, यहां पर ऑर्गेनिज्म जो है वो रेडी टू रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस करने के लिए वो तैयार हो जाता है, लेकिन वो एक्टिवली रिप्रोड्यूस कहां पर करता है? रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर। कहां करता है? रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं, उसके बाद में एक बार स्टार्टिंग का समझ में आ जाएगा तो फिर आगे अपन फास्ट में चल सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा जो स्टेप आती है वो क्या आती है? एजिंग। उसके बाद में आपकी एज जो है वो बढ़ती है, और उसके बाद में सीनेसेंस मतलब बुढ़ापा आ जाता है, और उसके बाद में डेथ। तो उसके बाद में क्या होती है? डेथ हो जाती है। तो ये जो पांच जो है, ये पांच फेज आते हैं सबकी लाइफ के अंदर। पहला जुवेनाइल, उसके बाद में मैच्योरेशन या फिर रिप्रोडक्टिव फेज, उसके बाद में एजिंग, उसके बाद में सीनेसेंस, और उसके बाद में डेथ। ठीक है, अब अपन बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। क्या बात करेंगे? रिप्रोडक्शन की। तो सिंपल सी डेफिनेशन है रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन होता क्या है? ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस और ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म जो अपने जैसे ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग बनाए, यंग वंस बनाए, उसी को क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन बोलेंगे ना। ठीक है, तो ये जो रिप्रोडक्शन है ना, ये कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है जी। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो टाइप के होते हैं, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों में डिफरेंस क्या है उसकी बात अपन कर लेंगे। रिप्रोडक्शन आपको सबको पता है क्या होता है? ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस और ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, चलो फिर बात कर लेते हैं अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? बाई सिंगल पेरेंट, एक ही पेरेंट के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक ही पेरेंट होता है। ठीक है, कितने पेरेंट होंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर? एक ही पेरेंट होगा। विदाउट गेमिट फॉर्मेशन। अब जब एक ही पेरेंट है ना, तो गेमिट बने या ना बने क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तो विदाउट गेमिट फॉर्मेशन, बिना कोई गेमेट की जरूरत है ही नहीं, यहां पर गेमिट की जरूरत नहीं है जी। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गेमिट की जरूरत नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है गेमिट का, इसलिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो विदाउट गेमिट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिर बात करें ऑफस्प्रिंग जो है ना, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग बनती हैं वो कैसी होती हैं? वो आइडेंटिकल होती हैं। किसके? पेरेंट्स के। ठीक, वो जो है वो आइडेंटिकल होती हैं। किसके? पेरेंट के। क्या होती हैं? आइडेंटिकल होती हैं। ठीक है, आइडेंटिकल है पेरेंट के, और पेरेंट के आइडेंटिकल भी कैसी है? जैसा पेरेंट सेम टू सेम वैसा क्या होगी? उसकी ऑफस्प्रिंग होगी। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि बाहर दिखने में सेम है, नहीं, वो अंदर से उनके जीन भी सेम है, सब कुछ सेम है, बिल्कुल कॉपी है एक दूसरे के। तो क्या होगा? उसको क्या बोलेंगे? क्लोन। एनसीईआरटी के अंदर ये टर्म दे रखी है, ये ध्यान में रखना। क्लोन कौन से टाइप के रिप्रोडक्शन के अंदर बनते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपको क्लोन देखने के लिए मिलेंगे। फिर यहां पर आता है वेरिएशन होते हैं या नहीं होते? वेरिएशन बिल्कुल नहीं होते हैं यहां पर, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। यहां पर जीन जैसे पेरेंट के अंदर वैसे ही ऑफस्प्रिंग के अंदर, तो वेरिएशन बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, और यहां पर गेमिट का फॉर्मेशन तो भैया है ही नहीं, जीन विन की बातें ही नहीं है। ठीक है, तो फिर तो वेरिएशन तो कहां से होगा? नहीं होगा वेरिएशन। चलो जी, अब बात कर लेते हैं, ये कुछ टाइप है और इनके एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो ये वाले आप ध्यान में रखना कौन से किसके अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, तो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, बाइनरी फिजन कौन करता है? बाइनरी फिजन किस किस के अंदर देखा गया है? अमीबा और पैरामीशियम के अंदर देखा गया है। बाइनरी फिजन किस किस के अंदर? अमीबा और पैरामीशियम, ध्यान में रखना। बडिंग जो है आपकी वो हाइड्रा और ईस्ट के अंदर होती है। कोनिडिया पेनिसिलियम के अंदर, और पेनिसिलियम क्या है? फंजाई है। ठीक है, फंजाई है। और फिर बात करें जेम्यूल्स किसके अंदर बनते हैं? स्पंजेस के अंदर जेम्यूल्स बनते हैं। अब एनसीईआरटी के अंदर अमीबा के लिए एक दो खास शब्द लिखे हुए हैं, और अमीबा के लिए क्या क्या लिखा हुआ है? एक एंसिस्टेशन लिखा हुआ है, एक स्पोरुलेशन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एंसिस्टेशन और स्पोरुलेशन। दोनों का मतलब देख लेते हैं क्या होता है। ये हमारा क्या है? अमीबा। ये क्या है? हमारा अमीबा है, प्यारा सा अमीबा। ठीक है, ये क्या है? अमीबा है। अब जब अनफेवरेबल कंडीशन आई, ठीक है, अमीबा है, बढ़िया मस्त सो रहा है, ठीक है, जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगी, अनफेवरेबल कंडीशन मतलब जिसके लिए अमीबा के लिए वो चीज अच्छी नहीं है, जैसे मान लो किसी को सर्दी पसंद है, ठीक है, और गर्मी आ जाए तो उसको तो दिक्कत होगी ना, तो वैसी कंडीशन आ गई, अमीबा मस्त सो रहा था और अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, तो उस अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर बचने के लिए क्या होता है, अमीबा की चारों तरफ तीन लेयर बन जाती है। क्या बन जाती है? तीन लेयर बन जाती हैं। तीन लेयर बन जाती है, जो मैंने रेड कलर के अंदर दिखाई है ना,
ये जो मैंने रेड कलर के अंदर 3 लेयर दिखाई हैं, ये लेयर बन जाएंगी। जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये लेयर बन जाएंगी 3, ठीक है। और एक लेयर को क्या बोलेंगे अपन, सिस्ट बोलेंगे, और ये तीनों लेयर को क्या बोलेंगे, एनसिस्टेशन। क्या बोलेंगे, एनसिस्टेशन, ठीक है। अब एनसिस्टेशन हो गया, ठीक है, अमीबा के चारों तरफ 3 लेयर हो गई, एनसिस्टेशन हो गया। अब क्या होगा, जब फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी, वापस फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी, तब क्या होगा, जब फेवरेबल कंडीशन वापस आ जाएगी तब क्या होगा, एनसिस्टेशन तो है ही, 3 परतें लगी हुई हैं, 3 लेयर लगी हुई हैं अमीबा के बाहर, ठीक है। तो अमीबा अंदर ही अंदर क्या कर लेगा, अंदर ही अंदर क्या हो जाएगा, उसके अंदर मल्टीपल फ्यूजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मल्टीपल फ्यूजन होगा इसके अंदर। क्या कर लेगा, मल्टीपल फ्यूजन होगा, और उससे क्या होगा, ये बनेंगे सूडोपोडियोस्पोर्स बनेंगे। क्या बनेंगे, अंदर सूडोपोडियोस्पोर्स बनेंगे। अब अंदर बहुत सारे सूडोपोडियोस्पोर्स बनेंगे, एनसिस्टेशन है, बाहर 3 लेयर हैं, अंदर ही अंदर मल्टीपल फ्यूजन हो गया, ठीक है, बहुत सारे फ्यूजन हो गए। अब क्या होगा, वो एनसिस्टेशन जो है ना वो फटेगा, ठीक है, बहुत सारे अंदर सूडोपोडियोस्पोर्स हो गए ना, तो अब क्या होगा, वो फटेगा। जब फटेगा ना तब क्या होंगे, वो जो सूडोपोडियोस्पोर्स अमीबा के वो बाहर निकलेंगे, ठीक है। ये जो अंदर जो सूडोपोडियोस्पोर्स बने ये क्या होंगे, बाहर निकल गए, बाहर निकले हैं ना, दिख रहे हो डायग्राम में के अंदर निकले हैं बाहर। तो ये जो बाहर निकलने की जो प्रोसेस है, इसी को क्या कहा गया है, स्पोरुलेशन। क्या कहा गया है, स्पोरुलेशन। दोनों वर्ड समझ में आए, एनसिस्टेशन क्या होता है और स्पोरुलेशन क्या होता है, आए समझ में। वापस बता देता हूं, एनसिस्टेशन क्या होता है, अमीबा मस्त सो रहा था, अमीबा को सर्दी बहुत पसंद है, लेकिन अचानक से आ गई गर्मी, ठीक है। तो गर्मी से बचने के लिए क्या होगा, एसी लगाई जाएगी। और एसी यहां पर कुछ को मैं बता रहा हूं, जो 3 लेयर लगी है ना बाहर, जो 3 लेयर लगी है, चलो इसको अपन उल्टा कर लेते हैं एक बार, है ना। अमीबा को गर्मी पसंद है, चलो, है ना, और उसको गर्मी पसंद है, अचानक से सर्दी आ गई, ठीक है। तो सर्दी क्या है, उसके लिए अनफेवरेबल कंडीशन है, ठीक है। अब उसने 3 रजाई ओढ़ ली, ठीक है, अमीबा ने 3 रजाई ओढ़ ली। वो 3 रजाई क्या है, एनसिस्टेशन। एक रजाई को सिस्ट बोला है, तीनों को साथ में एनसिस्टेशन बोल दिया, ठीक है। अब वापस फेवरेबल कंडीशन आ गई, मतलब वापस गर्मी आ गई, तो क्या करना पड़ेगा अपन को, क्या करना पड़ेगा, अपन को रजाई हटानी पड़ेगी। लेकिन अभी गर्मी आने वाली ही थी, ठीक है, आने वाली ही थी, लेकिन रजाई के अंदर अंदर ही क्या हुआ, मल्टीपल फ्यूजन कर लिया। अमीबा ने क्या कर लिया, मल्टीपल फ्यूजन कर लिया। और मल्टीपल फ्यूजन से क्या हुआ, सूडोपोडियोस्पोर्स बने। अब बहुत सारे सूडोपोडियोस्पोर्स बन गए, तो रजाई क्या होगी, रजाई तो फट जाएगी ना, मतलब रजाई तो थी, उसके अंदर बहुत सारे लोग बैठ जाएंगे, तो उसके अंदर खिंचाव होगा, तो वो फटेगी, तो वो जो एनसिस्टेशन है ना वो फटेगा, तो सूडोपोडियोस्पोर्स बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो बाहर निकलेंगे तो इसी को क्या बोला गया है, स्पोरुलेशन, ठीक है। अब मेरे ख्याल से दोनों आपको वर्ड समझ में आ गए होंगे, एनसिस्टेशन और स्पोरुलेशन। चलो जी आगे चलते हैं। फिर बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन देखो, ये मान लो ये कोई बॉडी है, इसको मैं यहां से अलग अलग कर दूं दोनों को, तो दोनों पार्ट जो है वो फुल बॉडी के अंदर ग्रो कर जाए, ये फ्रेगमेंटेशन है। फ्रेगमेंटेशन किसके अंदर देखा गया है, हाइड्रा के अंदर भैया फ्रेगमेंटेशन देखा गया है। फिर एक आता है प्लांट वाटर हाइसिंथ, ये ध्यान में रखना फ्रेगमेंटेशन किसके अंदर होता है, क्योंकि यहां से देखो एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, तो आपको पूछ लेंगे हाइड मतलब फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल कौन सा है, फिर ऑप्शन दे देते हैं, तो उसमें ध्यान में रखना हाइड्रा के अंदर होता है, और बाकी सारे ध्यान में रखना, बाकी वीडियो अगर ध्यान से देखोगे तो आपको याद रह जाएंगे। वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ क्या है, एक प्लांट है वाटर हाइसिंथ, जो कि ग्रो कहां करता है, कहां ग्रो करता है वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ जो है ना वो ग्रो करता है स्टेगनेंट वाटर के अंदर। कहां ग्रो करता है, स्टेगनेंट वाटर के अंदर ग्रो करता है। स्टेगनेंट वाटर का मतलब क्या है, कौन सा पानी आ गया स्टेगनेंट, हमने तो बिस्लरी सुना है, एक्वाफिना, ये स्टेगनेंट वाटर नहीं आ गया। तो स्टेगनेंट वाटर कौन सा होता है, जो ठहरा हुआ पानी है ना, ठीक है, जो ठहरा, एक तो पानी होता है बहता हुआ पानी, ठीक है, पानी बह रहा है, एक ठहरा हुआ पानी है, ठीक है, वो चल नहीं रहा है, मतलब पानी बह नहीं रहा है, उस ठहरे हुए पानी को क्या बोलते हैं, स्टेगनेंट वाटर बोलते हैं, ठीक है। उस स्टेगनेंट वाटर के अंदर ही वाटर हाइसिंथ जो है वो ग्रो करता है, ठीक है। सबसे ज्यादा ग्रोथ उसकी कहां दिखी जाती है, स्टेगनेंट वाटर के अंदर, ठीक है। और इसको लाया गया था इसलिए क्योंकि इसके जो फ्लावर वगैरह, इसकी जो शेप वगैरह, पत्तियों की जो शेप है वो अच्छी थी, इसलिए इसको लगाया गया था। लेकिन उसके बाद में ये बहुत ज्यादा फैल गया, ठीक है, मतलब जितनी मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में फैल गया, और इसको मतलब जितना हटा रहे हैं उससे ज्यादा ये फैल जाता है, ठीक है। तो ये जो है टेरर ऑफ बंगाल का नाम दिया गया इसको, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फैल गया था। और इसकी एक खासियत है कि ये पानी में जो ऑक्सीजन है ना उसको खींच लेता है। ये जो वाटर हाइसिंथ का जो प्लांट होता है ना, ये जो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होती है
उसको खींच लेता है। अब पानी से ऑक्सीजन खींच ली तो पानी के अंदर और भी तो जीव जंतु है, जैसे मछली वगैरह जो भी है, जो और भी जो ऑर्गेनिज्म है, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, उनको क्या हुआ, वो मरने लग गए, क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन नहीं है। पानी के अंदर जो ऑक्सीजन थी वो तो वाटर हाइसिंथ ने खींच ली, तो अब जो मछलियां वगैरह है वो मरने लगी। तो ये इसका क्या है, वाटर हाइसिंथ की एक फीचर आप याद रख लेना। तो यहां मैं लिख देता हूं कि ये क्या करता है, विड्रॉ ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, ठीक है। और एक इसका है ग्रो इन स्टैग्नेंट वाटर, ठीक है। ये दोनों पॉइंट ध्यान में रखना कि भैया वाटर हाइसिंथ देख दो स्टैग्नेंट वाटर के अंदर ग्रो करेगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि ऑक्सीजन से जो वाटर से जो ऑक्सीजन है उसको खींच लेता है, ठीक है। और ये टेरर ऑफ बंगाल का नाम दिया गया है इसको। फिर बात करेंगे ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम को हिंदी में बोलते हैं पत्थर चट्टा, ठीक है। तो ये पत्थर चट्टा जो है ये आपके घरों में भी किसी को हो सकता है, मतलब गांव में अगर आप रहते हो तो इसमें क्या होता है कि इसकी जो पत्तियां होती है ना, पत्तियां होती हैं वहां पर जो उसके जो पत्ती के जो मार्जिन होता है ना, लीफ का जो मार्जिन है, वहां पर क्या है, बर्ड्स निकलने लग जाते हैं। क्या निकलने लग जाते हैं, बर्ड्स। और उनको क्या बोला जाता है, एडवेंटिशियस बर्ड्स। और जो पत्ती पर जो बर्ड्स निकल रहे हैं ना, उनसे आप नया प्लांट ग्रो करवा सकते हो, ठीक है। फिर बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ये अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, इन्वॉल्व मेल एंड फीमेल गेमिट फॉर्मेशन, ठीक है। इसके अंदर मेल और फीमेल गेमिट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। मेल भी चाहिएगा अपन को, फीमेल भी चाहिएगा, मेल से मेल गेमिट बनेगा, फीमेल से फीमेल गेमिट बनेगा, दोनों को आपस में फ्यूज कराएंगे तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो अब बात करेंगे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, उनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर सेम प्लांट पर प्रेजेंट है ना, ठीक है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अगर सेम प्लांट पर प्रेजेंट है तो उस प्लांट को क्या बोलेंगे अपन, मोनोइसियस प्लांट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोनोसियस प्लांट, मोनोसियस प्लांट बोलेंगे, ठीक है। और अगर एक प्लांट है और उस पर एक फ्लावर लगा हुआ है, एक फूल लगा हुआ है, और उस फूल के अंदर मेल भी है फीमेल भी है, एक ही फूल के अंदर, ठीक है। कोई प्लांट ऐसा है उस पर एक फूल लगा हुआ है और उस फूल के अंदर मेल भी है फीमेल भी है, एक ही फूल के अंदर, तो उस फ्लावर को क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। उस फ्लावर को क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है जी, ठीक है। अगर देखो मेरी बात सुनो वापस से, एक प्लांट है, ठीक है, उस पर मान लो बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, ठीक है। मतलब मान लो 2 फूल लगे हुए हैं, ये मान लो आप, एक प्लांट है उस पर 2 फूल लगे हुए हैं, एक मेल का एक फीमेल का, ठीक है। एक प्लांट है उस पर 2 फूल लगे हुए हैं, एक मेल फ्लावर है एक फीमेल फ्लावर है, ठीक है। तो उस प्लांट को क्या कहा जाएगा, मोनोसियस प्लांट, ठीक है। अब एक प्लांट ऐसा है जिस पर एक ही फूल है और उसी फूल के अंदर, एक ही फूल के अंदर दोनों है, मेल और फीमेल दोनों है, तो उस फूल को क्या बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे अपन उस फूल को, बाइसेक्सुअल। यहां तक बात क्लियर है। अब देखो अगर डिफरेंट प्लांट पर है ना, ऑन डिफरेंट प्लांट है, मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है अगर वो अलग अलग प्लांट पर है तो उस प्लांट को क्या बोला जाएगा, डाइओसियस। क्या बोला जाएगा, डाइओसियस। क्या बोला जाएगा, अलग अलग प्लांट पर है, एक प्लांट पर मेल है दूसरे पर फीमेल है, ठीक है, तो वो प्लांट कैसा हो गया, डाइओसियस प्लांट हो गया ना, ठीक है। और अगर फ्लावर जो है ना, ठीक है, अलग अलग फूल, एक फूल के अंदर मेल है एक फूल के अंदर फीमेल है, ठीक है, और अलग अलग है, तो उनको क्या बोला जाएगा, यूनिसेक्सुअल बोल दिया, ठीक है। अब बात करेंगे फंजाई की। फंजाई के अंदर, ठीक है, एक ही थैलस पर, फंजाई क्या है, थैलस ही तो है ना, तो फंजाई का जो थैलस है, एक ही थैलस पर क्या प्रेजेंट है, मेल भी प्रेजेंट है फीमेल भी प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाएगा, बाइसेक्सुअल, ठीक है, बाइसेक्सुअल बोला जाएगा। और जो थैलस है उसको क्या बोला जाएगा, होमोथैलिक। क्या बोला जाएगा, होमोथैलिक बोला जाएगा, ठीक है। फंजाई है और वो कैसी है, उस पर एक पर थैलस है, ठीक है, फंजाई का थैलस है और उस पर एक पर यूनिसेक्सुअल, मतलब एक मेल है और एक फीमेल है, तो उसको क्या बोला जाएगा, यूनिसेक्सुअल बोला जाएगा। और उसको थैलस को क्या बोला जाएगा, हेटेरोथैलिक। यहां तक बात क्लियर होनी चाहिए। फंजाई है, उसका थैलस है, एक ही थैलस पर मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट हैं तो बाइसेक्सुअल बोलेंगे और थैलस को बोलेंगे होमोथैलिक, ठीक है। फंजाई है, एक पर मेल प्रेजेंट है एक पर फीमेल प्रेजेंट है, तो क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल,
हेटेरोथैलिक, ठीक है। फिर भैया आगे चलते हैं, अपीयरेंस ऑफ मेल एंड फीमेल गेमिट, अपीयरेंस ऑफ मेल एंड फीमेल गेमिट, ठीक है। मेल गेमिट और फीमेल गेमिट दोनों दिखते कैसे हैं, उसके बेसिस पर क्या करेंगे अपन, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या है। अगर मेल और फीमेल गेमिट है ना, मेल और फीमेल गेमिट अगर सिमिलर है ना, ठीक है, एक मेल गेमिट है और एक फीमेल गेमिट है, दोनों अगर देखने में सेम सेम है ना, ठीक है, मेल गेमिट और फीमेल गेमिट अगर दोनों देखने में सेम सेम है, दोनों सिमिलर हैं, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, होमोगेमिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, होमोगेमिट। होमो का मतलब क्या होता है, सेम सेम, गेमिट गेमिट, ठीक है। तो अगर मेल गेमिट और फीमेल गेमिट दोनों देखने में सेम है तो उनको बोलेंगे होमोगेमिट। और अगर दोनों डिसिमिलर है ना देखने में, मेल और फीमेल गेमिट दोनों डिसिमिलर है, तो क्या बोलेंगे, हेटेरोगेमिट। क्या बोलेंगे, हेटेरोगेमिट। देखो जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उनके अंदर मोस्टली मैं बात करूं तो ये जो होमोगेमिट वाली कंडीशन आपको कहां देखने के लिए मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ एल्गी के अंदर ही मिलती है, बाकी आपको मोस्टली हेटेरोगेमिट देखने के लिए मिलता है। तो ये कहां कंडीशन पाई जाती है आपकी, एल्गी। कहां पाई जाती है, एल्गी के अंदर, ठीक है। फिर बात करें बैम्बू प्लांट की, बैम्बू प्लांट की बात करते हैं तो बैम्बू प्लांट जो है आपका वो क्या करता है, फ्लावर्स वंस इन लाइफ, अपनी लाइफ के अंदर, अपने जीवन में सिर्फ एक बार ही फूल आते हैं इसके, ठीक है। आपका जो बैम्बू है, बांस का जो आपका पौधा नहीं बोल सकते, ट्री होता होगा इसका, तो बांस का जो प्लांट है ना, बैम्बू का जो प्लांट है, ठीक है, इसके अंदर, इसके जीवन के अंदर, लाइफ के अंदर एक बार ही फूल आते हैं, ठीक है। एक है स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना, एक प्लांट है स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना, नीलकुरंजी, ठीक है। ये जो है फ्लावर्स वंस इन 12 ईयर्स, 12 साल में एक बार फूल आते हैं इसके, ठीक है। बैम्बू जो है, बैम्बू का जो प्लांट होता है उसमें उसकी जिंदगी में एक बार फ्लावर आते हैं, ठीक है। उसकी लाइफ जितनी होती है, उसकी लाइफ में एक बार ही उसके फूल आएंगे। उसकी लाइफ कितनी होती है वो बताएंगे आपको, ठीक है। और जो स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना, जो नीलकुरंजी है ना, वो 12 ईयर्स में एक बार फ्लावर करते हैं, ठीक है, 12 ईयर्स के अंदर। अब ये साइकिल देख लो आप, ठीक है। कोई ऑर्गेनिज्म है, कैसा है, 2n मतलब डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, कैसा है, डिप्लॉयड, कैसा है, डिप्लॉयड। अब डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर क्या हुई, मियोसिस, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं भैया अपन। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो क्या होगा, मियोसिस तो होगी ही होगी ना, आगे गेमिट बनाने क्या होगी, मियोसिस होगी, ये तो जाहिर सी बात है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ोगे तो गेमिट बनेगा, गेमिट बनेगा तो क्या कराना पड़ेगा, मियोसिस करानी पड़ेगी। मियोसिस कराएंगे तो यहां पर जो 2n था उसका क्या बनेगा, गेमिट बन गया। गेमिट कैसा होगा, n मतलब हैप्लॉइड, कैसा होगा, हैप्लॉइड, ठीक है। ये मान लो ये गेमिट कहां से आया है, मेल से आया है, और ये दूसरा गेमिट मैं मान लूं कि ये फीमेल का है, ये कहां से आया है, फीमेल से आया है। ये भी कैसा है, हैप्लॉइड है। दोनों गेमिट आपस में फ्यूज हुए, दोनों आपस में यहां पर क्या हुए, फ्यूज हो गए, और क्या बन गया, जाइगोट बन गया, ठीक है। दो गेमिट, मेल और फीमेल गेमिट के फ्यूजन से ही क्या बनता है, जाइगोट बनता है। एक n यहां से आया, एक n यहां से आया, यहां पर क्या हो गया, 2n हो गया, मतलब डिप्लॉयड हो गया। जाइगोट कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। अब जाइगोट है वो किस में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो के अंदर। एम्ब्रियो भी कैसा होगा, डिप्लॉयड, और जो एम्ब्रियो है वो वापस ऑर्गेनिज्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये साइकिल चलती रहती है। फिर बात करेंगे एस्ट्रोसाइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल की, ठीक है। आप सबको पता है क्या होती है, बात करेंगे। लेकिन एस्ट्रोसाइकिल जो है वो किसके अंदर होती है, नॉन प्राइमेट्स के अंदर होती है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो प्राइमेट्स के अंदर होती है। आपने बोल तो दिया कि एक नॉन प्राइमेट्स के अंदर होती है जो एस्ट्रोसाइकिल, और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो प्राइमेट्स के अंदर होती है। लेकिन ये होते क्या है, नॉन प्राइमेट्स और प्राइमेट्स, कौन से जानवर होते हैं ये बताएंगे आपको। तो जो नॉन प्राइमेट्स है ना वो कौन से होते हैं, काऊ, आपकी जो गाय है, ठीक है, वो कैसी है, नॉन प्राइमेट है। शिप, आपकी जो भेड़ है। रेट, चूहा। डियर, हिरन। डॉग, कुत्ता। और टाइगर, आपकी बाघ। ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं, नॉन प्राइमेट्स के अंदर आते हैं। और इनके अंदर क्या चलती है, एस्ट्रोसाइकिल चलती है, ठीक है। कौन सी साइकिल चलती है, एस्ट्रोसाइकिल चलती है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल वो कहां होती है, प्राइमेट्स के अंदर होती है। और प्राइमेट्स के अंदर कौन कौन आते हैं, आपका मंकी हो गया, आपका एप हो गया, एप्स, और यहां पर ये क्या हो गया, आपका ह्यूमन हो गया, ह्यूमन, ठीक है। अब दोनों में एक डिफरेंस और मैं बता देता हूं।
मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर भैया ब्लीडिंग होती है, क्या होती है, ब्लीडिंग होती है, ठीक है। और एस्ट्रल साइकिल के अंदर ब्लीडिंग नहीं होती है, ब्लीडिंग एब्सेंट, ठीक है। फिर बात करेंगे ओवीपेरस और विविपेरस, ओप्पो और विवो की बात करेंगे, ठीक है। तो ओवीपेरस जो है वो क्या करते हैं, ले एग्स, ठीक है। ओवीपेरस क्या करते हैं, ले एग्स, ठीक है। और विविपेरस क्या करते हैं, प्रोड्यूस यंग वंस, ठीक है। तो ओवीपेरस जो है ना, वो ऑर्गेनिज्म जो अंडे देते हैं, आप इतना ध्यान में रखो, वो ऑर्गेनिज्म जो एग्स देते हैं, जो अंडे देते हैं, वो क्या होते हैं, ओवीपेरस होते हैं। और वो ऑर्गेनिज्म जो बच्चों को जन्म देते हैं, गिव बर्थ टू यंग वंस, जो बच्चों को जन्म देते हैं, वो क्या होते हैं, विविपेरस, ठीक है। तो ओप्पो क्या है, अंडे देने वाला, और विवो क्या है, बच्चे देने वाला, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी के अंदर जो स्टार्टिंग में लाइफ स्पान की बात करी गई है, उसके बाद में चित्र दे रखे हैं, बढ़िया बढ़िया डायग्राम दे रखे हैं, और उसके अंदर कुत्ते का और तोते का और आपके गुलाब का, ये सारी चीजें हैं। तो उनकी अपन देख लेंगे क्या कितनी किसके साथ होती है, उसमें लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पर मैंने लिख रखा है, तो देख लेते हैं। बटरफ्लाई जो होती है, बटरफ्लाई क्या होती है, तितली। तो बटरफ्लाई जो है कितने दिन जिएगी, 1 से 2 वीक, ज्यादा दिन नहीं उड़ती है ये, थोड़े दिन ही इसकी उड़ान भरी जाती है, उसके बाद में वापस नीचे। फिर आपकी फ्रूट फ्लाई, यहां से हम मिट गया, फ्रूट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई, ठीक है। तो फ्रूट फ्लाई 30 दिन, लाइफ स्पान कितनी है इसकी, 30 दिन। फिर आपका रोज, रोज रोज क्या होता है, गुलाब, रोज क्या होता है, गुलाब। फरवरी ऑन द वे, फरवरी आ रही है, रोज की जरूरत पड़ेगी सबको। तो रोज क्या है, कितने साल, 5 to 7 ईयर्स। जो रोज का प्लांट है वो 5 से 7 साल इसकी लाइफ स्पान होती है। फिर बनाना, केला 25 साल, राइस 3 से 4 महीने, बनियन ट्री जो है आपका वो 200 साल इसकी लाइफ स्पान होती है। क्रो जो है वो 15 साल, पैरट 140 साल, टोटोइज क्या होता है, कछुआ 100 से 150 साल, ठीक है। मैं मतलब इंग्लिश में उड़ा रहा हूं, तो 100 to 150 ईयर्स, ओके। क्रोकोडाइल 60 ईयर्स, हॉर्स जो आपका घोड़ा जो है वो 25 to 30 ईयर्स, काउ जो है वो 15 to 20 ईयर्स, एलिफेंट 60 to 90 ईयर्स एंड डॉग 20 to 30 ईयर्स। अब इनके अंदर ये जो मैंने आपको बताई है, एज बताई है, इनकी जो लाइफ स्पान बताई है, एज नहीं लाइफ स्पान बताई है, मतलब इतनी साल वो एवरेज जीते हैं। तो इससे आप क्या समझे, ठीक है। इससे आपको समझना ये चाहिए कि जो आपकी लाइफ स्पान है ना, ठीक है, लाइफ स्पान है वो साइज पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। लाइफ स्पान है वो साइज पर डिपेंड नहीं करती कि अगर कोई छोटा ऑर्गेनिज्म है तो वो कम ही जिएगा, ये नहीं मानना चाहिए अपन को कि कोई छोटा ऑर्गेनिज्म है तो वो कम ही जिएगा, ये नहीं मानना चाहिए। और कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म है तो वो तो बहुत ज्यादा जिएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। क्योंकि यहां पर देखना आप ध्यान से कि पैरट है जो आपका तोता है, ठीक है, जो तोता होता है, पोपट मिट्ठू, ठीक है, जो पैरट होता है ना वो 140 साल जीता है। कितना जीता है, 140 साल, ठीक है, 140 ईयर्स, ओके। और उसके कंपेयर में, पैरट के कंपेयर में आपका एलिफेंट जो है ना वो तो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। ये कितना जीता है, 60 to 90 ईयर्स, ठीक है। उसके कंपेयर में तो डॉग भी बहुत बड़ा होता है, 20 to 30 ईयर्स। उसके कंपेयर में आपकी काऊ भी बहुत बड़ी होती है, काऊ का नहीं है क्या यहाँ पे, हाँ ना, 15 से 20 साल होता है, ठीक है। तो साइज पर डिपेंड नहीं करती, लाइफ स्पान जो है वो साइज पर डिपेंड नहीं करती, ये बात ध्यान में रखना। उसके बाद में आपकी ये टेबल दे रखी है एनसीईआरटी के अंदर क्रोमोसोम वाली, इसको मैंने फिल भी कर लिया है आपके लिए, तो ये आप देख लो जी ध्यान से। यहां पर नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म लिख रखे हैं, यहां पर क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट, ठीक है, 2n, यहां पर क्रोमोसोम नंबर इन गैमीट n, ठीक है। तो इस साइड में दे रखे हैं, उसके उधर आधे करने, इस साइड में डबल करने हैं। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, और गैमीट में 23। हाउस फ्लाई के अंदर 12, इसके अंदर गैमीट के अंदर 6, रैट के अंदर 42, और इसके गैमीट के अंदर कितने होते हैं, 21। डॉग के अंदर कितने क्रोमोसोम के अंदर कितने होते हैं, 78 और 39, और फिर कैट के अंदर 38 और 19 का हो गया कॉम्बिनेशन। फ्रूट फ्लाई के अंदर आपका 8 और 4, और फिर ग्लोसम एक फर्न होती है जो अपन पढ़ेंगे
जो प्लांट किंगडम वाला चैप्टर है उसके अंदर पढ़ेंगे। और इसके अंदर क्या होता है 1260 मतलब 1260 और 630 का कॉम्बिनेशन रहेगा। एप्पल के अंदर 34 17। ये आप याद रखना यार, जरूर से याद रख लेना, ये वाली जो चीजें है ना याद रखना, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इस टेबल से बिल्कुल आ सकता है क्वेश्चन। और इसमें ऐसा नहीं है कि एक साइड का आप याद कर लोगे तो दूसरी साइड का ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। तो ये अपना चैप्टर हो गया है क्या कंप्लीट। ठीक है, एनसीईआरटी की हर एक लाइन मैंने कोशिश कर ली है कि इस चैप्टर के इस वीडियो के अंदर आपकी इंक्लूड हो गई है। और सारा जो निचोड़ है एनसीईआरटी का वही मैंने बातें इसके अंदर लिखी हैं, कोई एडिशनल बातें नहीं लिखी और कोई पॉइंट ऐसा छूटा नहीं है। जो पॉइंट मतलब आपको लगा कि हाँ यार ये नहीं बताया, वो दूसरे चैप्टर में कहीं ना कहीं कवर हो जाएंगे, इसलिए मैंने वो स्किप किए हैं। बाकी आपको कहीं भी ऐसा फील नहीं होगा, आप एनसीईआरटी पढ़ के देखना, सारी चीजें आपकी कवर हो चुकी हैं। डायग्राम्स देख लेना यार, जो वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर वाले डायग्राम दे रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर, वो एक बार जरूर से देख लेना कि कौन सा किसका होता है, क्योंकि एग्जाम के अंदर तो इतना नहीं आता डायग्राम का क्वेश्चन, लेकिन आपके टेस्ट वगैरह के अंदर आपको पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये अपना चैप्टर हो गया है कंप्लीट, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे। और वीडियो आपको कैसी लगी, लेक्चर कैसा लगा वो आपको बता देना, कहाँ जहाँ भी इंप्रूवमेंट की आपको लगेगा कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट हो सकता है तो वहाँ पर इंप्रूवमेंट कर लेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे, जहाँ भी आप बोलोगे कि हाँ इसको ऐसे कर सकते हैं उसको वैसे ही कर लेंगे। तो इंप्रूवमेंट के लिए आप सजेशन दे सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, कमेंट जरूर से करना। आपको पसंद आया तो वैसे बता देना मुझे, जहाँ भी कमी लगी है आपको तो वो भी मुझे बताना। ठीक है, इंस्टाग्राम पे आप मेरे को मैसेज कर सकते बता सकते हो कि हाँ यार यहाँ पे ऐसे इसको इंप्रूव किया जा सकता है। फॉलो मत करना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है फॉलो करने की, आप सिर्फ मेरे को मैसेज कर लेना। और टेलीग्राम चैनल का हैंडल दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन में, वहां पर भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर बहुत सारा मटेरियल आपको नीट से रिलेटेड आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करना, अगर पसंद आए तो लाइक कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से ही कर लेना। थैंक यू सो मच।